महंगाई में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। रिटेल महंगाई में लगातार छठवें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून में रिटेल महंगाई 3.93% से बढ़कर 4.38% हो गई है और ये 18 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। जून में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े हैं। खाद्य महंगाई के दर की अगर बात करें तो 4.68% से बढ़कर 5.32% हो गई है। वहीं कोर सीपीआई भी 3.8% से बढ़कर 4.1% हो गई है। कपड़ा, जूता, चप्पल महंगाई में भी बढ़त देखने को मिली है। हालांकि हेल्थ महंगाई 1.49% से घटकर 1.42% हो गई है। वहीं पर्सनल केयर और मिसलेनियस महंगाई भी थोड़ी घटी है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान अचानक बढ़ने वाले हवाई किरायों से जल्द राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नए नियम तैयार कर लिए गए हैं और जल्द ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। लोगों ने अक्सर देखा होगा कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान एयरफेयर बढ़ जाते हैं। इस पर एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और कहा था कि सरकार इसके अंदर दखल दे और जो एयरफेयर्स हैं उनको मॉडरेट करे। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में नियम ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और अगले 30 दिनों के अंदर उन नियमों को संसद के दोनों सदनों के अंदर पेश कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी नाराजगी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा कुंभ के दौरान या फिर दूसरी छुट्टियों के दौरान एयरफेयर काफी बढ़ गए थे और सरकार ने इस मामले में कोई भी दखल नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप इसकी कॉपी हमको 2 हफ्ते के अंदर सौंपिए, चाहे आप इसको संसद में पेश कीजिए या ना कीजिए, लेकिन 2 हफ्ते में इसकी कॉपी हमको दीजिए, चाहे वो सीलबंद लिफाफे में हमको ये रिपोर्ट दीजिए। तो अब उम्मीद ये कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो सरकार है वो नियमों को नोटिफाई कर देगी और उसके बाद जो भी एयरफेयर छुट्टियों के दौरान बढ़ते हैं उनके ऊपर रोक लग सकेगी। चलिए अब आपको बता दें, साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी चपेट में वित्तीय संस्थान भी तेजी से आ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई आधारित मॉडल किस तरह साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के डीजी संजय बहल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन से एरियाज ऑफ कंसर्न है डिजिटल थ्रेट के लिए? नहीं, हमारे रिपोर्ट में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो हमने देखे हैं, इन्वेस्टिगेट करे हैं थ्रेट्स, उनके बारे में बताया किस तरह से वो थ्रेट्स हो रहे हैं, किस चीज़ से आपको कंट्रोल्स कौन से लगाने हैं, कैसे आपको अपने आप को सेफगार्ड करना है। बेस्ड ऑन दैट हमारी जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें हमने 7 एरियाज बताए थे कि इन सब एरियाज़ में आगे जाके अगले साल ये थ्रेट्स बढ़ेंगे। उनमें से 6 एरियाज़ में क्लियरली दिख रहा है कि थ्रेट्स बढ़े हैं। एक एरिया जिसमें अभी नहीं दिखा है उतना काम, वो है क्वांटम। तो क्वांटम का आगे जाके आने वाला है। सो हमने ये सब कवर किया है इस रिपोर्ट में और सबको बताया कि किस तरह से अपने आप को सेफगार्ड करें। स्पेसिफिकली सर, एआई मॉडल्स काफ़ी पावरफुल हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल हैकिंग के लिए भी किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ सेफगार्ड आपने बताया कैसे हो सकता है? एआई मॉडल्स हर रोज़ आप देख रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ते जा रही हैं, तो हमने उसके बारे में भी बताया है कैसे अपने आप को सेफगार्ड करना है एंड उसके ऊपर काफ़ी सारा काम चल रहा है। और ये नया एरिया है, पूरी दुनिया में सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं भारत में एंड इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स किस तरह से करना है। सर्टिन ने ऑलरेडी पब्लिश करी है, ब्लूप्रिंट पब्लिश करा है, बिल ऑफ मटेरियल पब्लिश करा है फॉर एआई, फॉर सॉफ्टवेयर, फॉर हार्डवेयर, फॉर क्रिप्टो, फॉर क्वांटम एंड ऑल्सो हमने एक OEMs को क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी एआई के लिए गाइडलाइंस पब्लिश करी है। फाइनली सर, कोई सजेशंस बैंक्स के लिए कि किस तरह से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बता सकते हैं इसके थ्रेट से? हाँ, तो वो उसमें सब डिटेल्ड प्लान दिया है और दे कैन फॉलो दैट। वो सब बहुत विस्तार में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की अंतरिम डील रिजेक्ट करने की खबरों का खंडन किया है। गोयल ने कहा है कि दोनों पक्ष डील करने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि यूएस ट्रेड डील के शर्तों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, यूएस ट्रेड डील को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, बताइए।
देखिए, दरअसल यूएस के साथ जो ट्रेड डील की बातचीत लंबे समय से चल रही है, वो ट्रेड डील कभी भी हो सकती, इसकी संभावना जताई जा रही थी। लेकिन इस बीच एक खबर आ गई जिसमें यह कहा गया है कि फिलहाल अंतरिम ट्रेड डील के भारत पक्ष में नहीं है और ये ऐसा अंतरिम ट्रेड डील नहीं करना चाहता है। लेकिन उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ये खबर बिल्कुल बेनिराधार है, बेबुनियाद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जून में जब यूएसटीआर भारत आए थे तो उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई है और दोनों पक्ष लगातार संपर्क में बने हुए हैं और एक बेहतर ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि पूरा फ्रेमवर्क, यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार है और कभी भी ये ट्रेड डील पे दस्तखत हो सकता है। ये एक सही समय का इंतजार किया जा रहा है और दोनों पक्ष, दोनों देशों के किसानों को फायदा हो, कारोबारियों को फायदा हो, इस बात से अवगत है और कोशिश इसी तरफ की जा रही है कि डील ऐसा हो ताकि दोनों पक्ष को संतुलित अब डील मिल सके। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अप्रैल जून तिमाही और जून महीने में एक्सपोर्ट में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि ट्रेड डेफिसिट भी बढ़कर $30 अरब से ज्यादा हो गया है। डेफिसिट बढ़ने के पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम और गोल्ड इंपोर्ट बड़ा कारण है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। अगर हम बात करें जून महीने के एक्सपोर्ट ग्रोथ की तो ये 15.5% के करीब रहा है और वहीं बात करें पूरे क्वार्टर की बात करें, यानी पहली तिमाही की बात करें अप्रैल से लेके जून तक का, तो यहां पर भी प्रदर्शन 15.92% रहा। यानी कि दोनों मोर्चों पर 15% से ज्यादा का ग्रोथ दर्ज हुआ है। अगर जून की बात करें तो जून में एक्सपोर्ट $40 अरब के पास पहुंचा, जबकि पहली तिमाही में एक्सपोर्ट ग्रोथ $129 अरब के पास पहुंच गया है। साथ साथ इसमें एक खबर यह भी है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी लगातार बढ़ा है। अगर हम बात करें ट्रेड डेफिसिट की तो जो पहले ट्रेड डेफिसिट $19 अरब के आसपास था वो बढ़कर $30 अरब हो गया है। सरकार का इसमें तर्क है कि चूंकि जो खासतौर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गोल्ड, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के आइटम में जो काफी ज्यादा इंपोर्ट हुआ है उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। साथ ही साथ इन तमाम आइटम्स का एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ा है, लिहाजा इससे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ जो वेस्ट एशिया में भी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ लगातार भारत का जारी है, करीब 7.5% के आसपास एक्सपोर्ट ग्रोथ रहा वेस्ट एशिया में। वहां पर भी एक तरह से जो हालात सुधर रहे हैं और वहां पर $5 अरब का पूरा ओवरऑल एक्सपोर्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर जो एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन अच्छा जारी है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि जो टारगेट भारत ने रखा है $1 ट्रिलियन का, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस जो बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है उससे अचीव करने में भारत को काफी मदद मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, तो जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों का दावा भी किया है। यानी अब लड़ाई सिर्फ ईरान की जमीन तक सीमित नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैलती दिखाई दे रही है। ईरान के आसमान में एक बार फिर से अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बूशहर, कंगान, मेनाब, जास, चाबहार और केशम द्वीप समेत कई इलाकों में लगातार धमाकों की आवाज सुनी गई। एक के बाद एक धमाकों से ईरान के कई शहर दहल गए। हमलों के बाद कई इलाकों में धुएं के बड़े बड़े गुब्बारे उड़ते दिखाई। ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने ईरान के तटीय और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। दक्षिण पश्चिमी ईरान के खुजिस्तान प्रांत में मौजूद ओमिदियह एयरपोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। किश्म द्वीप के पास ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और IRGC के स्पीड बोट्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। यही नहीं, सिरिक शहर के ताहुई गांव में एक अहम कम्युनिकेशन टावर को उड़ा दिया गया। महज शहर में अमेरिकी बमबारी से एक नागरिक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इन हमलों में सबसे खतरनाक मोर्चा बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। CNN ने अमेरिकी सेना के हवाले से दावा किया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन क्रूज मिसाइलों से हमला किया।
अंधाधुंध फायरिंग की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उनके लड़ाकू विमानों ने हवा में ही एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक आत्मघाती ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। अमेरिका के इन हमलों से ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक IRGC ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में अमेरिकी सेना के खतरनाक मिसाइल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर के ठिकानों और उनके गोला बारूद भंडार को निशाना बनाया गया। कुवैत की उत्तरी सीमा पर 3 सैन्य चौकियों और कुवैत ऑयल कंपनी के तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी ड्रोन से नुकसान का दावा किया गया। ईरान के इन हमलों के बीच कुवैत ने भी कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा छिड़ी इस महाजंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर B-1 और B-2 बॉम्बर की तस्वीरों को साझा करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं ईरान ने अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए धमकी दी है कि जहां जहां से भी ईरान पर हमला होगा वो सभी ठिकाने ईरान के जवाबी हमलों से तबाह होंगे। साफ है कि दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी हैं और ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। हफ्ते की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ हुई। कारोबार के शुरुआती दौर में बाजार पर दबाव देखने को मिला, लेकिन बाद में बाजार ने कमबैक करते हुए निचले स्तर से शानदार रिकवरी की। निफ्टी सेंसेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई, तो वही मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे से सुधर कर बंद हुए। ओवरऑल कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और मार्केट की एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन वहां से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आईटी शेयर्स के दम पर बाजार ने दिखाई। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार लगभग हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन बैंक निफ्टी करीब 90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज एक फ्लैट कारोबार देखने को मिला, लेकिन निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी प्ले आउट होती हुई नजर आई। आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर जो है फ्राइडे के मुकाबले काफ़ी खराब है, लेकिन अगर सुबह की बात की जाए तो पिक्चर काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छे से मार्केट ने खुद को रिकवरी दिखाई है। अगर बात करेंगे आईटी तो आज का हीरो ऑफ द डे रहा। इसके अलावा PSU बैंक और बैंकिंग फाइनेंशियल ये सारे स्टॉक्स थे। ऑटो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन रियलिटी, FMCG, मेटल, फार्मा यहाँ पर मुनाफा वसूली नजर आई। इंडिया विक्स यहाँ पर जंप देखने को मिला, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। आज के कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट रख लेते हैं। यहाँ पर सारे ही आईटी काउंटर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर आज के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रासिम, टाटा स्टील, नेस्ले और इंटरग्लोब एविएशन, हालांकि जो क्रूड ओपन हुआ है वहां से यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। FMCG में भी आज मुनाफा वसूली तगड़ी देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। HDFC बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। सालाना रिपोर्ट में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट और अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद पैदा हुए हालात पर सफाई आई है। रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स बता रही है रितु सिंह। दो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला तो हेडकाउंट जो आपने मेंशन किया, एक्चुअली ये पहली बार 9 साल में जो हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक का हेडकाउंट कम हुआ एक साल में। सो FY26 में उनका हेडकाउंट करीब 3,300 से नीचे आया है कंपेयर टू FY25, और उनका टोटल हेडकाउंट अब आ गया है 2,11,000 पे। इसका कारण ये है कि बैंक का कहना है वो रीडिप्लॉय कर रहे हैं टैलेंट जो पहले बैक एंड फंक्शंस में थे, उनका काम काफ़ी ऑटोमेट हो रहा है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, और उन्हें अब कस्टमर फेसिंग रोल्स की तरफ पुश किया जा रहा है। तो इस रीडिप्लॉयमेंट की वजह से इवन दो एट्रिशन भी लोअर हो गया है, आपको ये हेडकाउंट लोअर दिख रहा है। और ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक जिसने एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है, या फिर एक्सिस बैंक जिसने भी हेडकाउंट 3,000 से ज़्यादा कम किया है, ये सारे प्राइवेट बैंक्स में दिखने को मिल रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो कीप योर आई आउट ऑन। इसके अलावा काफ़ी स्पेस और टाइम डेडिकेट किया है बोथ शशिधर जगदीशन और
केकी मिस्त्री ने अपने शेयर होल्डर लेटर्स में ये अतानु चक्रवर्ती की कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए पहले शशिधर जगदीशन ने इसको काफ़ी चैलेंजिंग इवेंट कहा है अपने लेटर में, फिर ये भी रिपीट किया है कि उन्होंने एक थॉरो रिव्यू कंडक्ट करवाया एक्सटर्नल और डोमेस्टिक और फॉरेन लॉ फर्म से, एंड उससे उनको क्लीन चिट मिली है कि वो जो स्टेटमेंट अतानु चक्रवर्ती ने दिया था कि बैंक की प्रैक्टिसेस उनके पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के अलाइन नहीं है, ऐसा कोई भी कारण नहीं रिव्यू में आया है सामने। तो ये एड्रेस करना चाहते हैं वो कंसर्न्स, और केकी मिस्त्री ने भी यही कहा है एक्नॉलेज करते हुए कि इसके एग्जिट के बाद काफ़ी स्पेकुलेशन हो गई थी बैंक के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे, पर बैंक ने काफ़ी स्विफ्टली इसके बाद एक्ट किया और वो अपहोल्ड करते हैं अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़। और उन्होंने ये भी स्टेक होल्डर्स को अश्योरेंस देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी रिव्यू के लिए मैटर आता है या कोई भी अटेंशन कोई ऐसा मैटर सामने आता है जिस पे बोर्ड को अटेंशन देना होगा, वो पूरा केयरफुल कंसिडरेशन के साथ उसे देखेंगे। तो दोनों शशिधर और केकी मिस्त्री ने गवर्नेंस कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है, और हेडकाउंट रिडक्शन जैसा कि मैंने बताया ये अक्रॉस प्राइवेट बैंक्स देखने को मिलेगा। इसी के साथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट भी तलब की है। इस मामले में आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। राम मंदिर में दान चोरी के मामले की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की। सरकार ने नोटिस भेजे जाने से इनकार किया। सरकार ने कहा कि एसआईटी ऑलरेडी अपना काम कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये जानना जरूरी है कि एसआईटी की प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ एसआईटी की रिपोर्ट भी तलब की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मामला काफी संगीन है और इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को रखे जाना जरूरी, सहज करना काफी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट मांगी और उसके साथ साथ कहा कि आप बताइए कि एसआईटी की गठन में क्या प्रक्रिया का पालन किया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 20 जुलाई को करेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब राजस्थान के बुटाटी धाम में गबन का खुलासा हुआ है। नागौर जिले में डेगाना के बुटाटी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में 22 करोड़ की गड़बड़ी मिली है। जनवरी में जिला कलेक्टर ने एक समिति बनाई थी। इस समिति के बाद में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 13 कर दी और इस समिति में 146 दिन बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें सोना, चांदी, भोजशाला, गौशाला, सीसीटीवी में हिसाब में अंतर और गड़बड़ियां पाई गई है। बुटाटी धाम स्थित श्री चतुरदास महाराज मंदिर देश विदेश के लकवाग्रस्त मरीजों और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह श्रद्धालु चमत्कार की उम्मीद और अटूट विश्वास के साथ पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं। लेकिन अब इस आस्था और मंदिर की करोड़ों रुपए की संपत्ति में कथित गबन का मामला सामने आया है। बढ़ते आगे और आपको बता दें 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मनी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरवीएस मनी ने 26/11 आतंकी हमले को कांग्रेस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच फिक्स्ड मैच बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर आतंकी अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हमले का नैरेटिव हिंदू आतंकवाद की ओर मोड़ने की कोशिश की जा सकती थी। आरवीएस मनी के सनसनीखेज दावे ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। 26/11 के जिस आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था, उसी हमले पर सामने आए गृह मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी के दावों ने सियासत में नया भूचाल ला दिया है। फिक्स्ड मैच, हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव और कांग्रेस पर सीधे सवाल। पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मनी का दावा है कि 26 मई मुंबई आतंकी हमला कांग्रेस और आईएसआई के बीच एक फिक्स्ड मैच था। अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो 26/11 हमले का रुख हिंदू आतंकवाद की ओर मोड़ने की कोशिश की जा सकती थी। I have said it on many occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. 26. I say that with full responsibility. I've been telling it for 7 years, 8 years. I've asked Congress people to challenge it on national TV.
आरवीएस मणि ने दावा किया कि 2010 तक गृह मंत्रालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द नहीं था। उन्होंने कहा 2006 में दिग्विजय सिंह ने उनसे उन मामलों के बारे में जानकारी निकालने को कहा था जिनमें हिंदू आतंकवाद शामिल हो, तो उस वक्त ऐसा कोई मामला नहीं था। उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और इशरत जहां मामले को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। June 2006, Digvijay Singh had asked me to mine about cases where Hindu terrorism was there. I told him that there are no such cases. Another police officer, whom later on in 2611 only I recognized him as Hemant Karkare. He was sitting with Digvijay Singh and from the Home Minister's office. All the senior officers were again in Pakistan. कहते देखो हिंदू टेरर होगा। मैंने कहा सर जी मेरे पास नहीं है, अब होम मिनिस्टर आ रहे हैं 4 बजे, होम सेक्रेटरी विल बी इन ऑफिस। कहते नहीं आप ही ढूंढ के दिखाओ ना। मैंने कहा आई हैव नो नेदर इन इन्वेस्टिगेशन नॉर इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई हैव अ हिंदू टेरर। इन दावों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उसे पाकिस्तान की बी टीम बता दिया और आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सचमुच गढ़ा गया था या ये सिर्फ एक दावा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में चल रही पार्टी उस वक्त मातम में बदल गई जब अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा पब धुएं और लपटों से भर गया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागे, कई लोग टॉयलेट में जाकर फंस गए, लेकिन वहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड में जश्न के दौरान मातम की चीख। बैंकॉक के पब में भीषण अग्निकांड। पब में पार्टी कर रहे लोगों की दर्दनाक मौत। ये तस्वीरें बैंकॉक के उस पब की हैं जहां रात जश्न की थी लेकिन सुबह मातम लेकर आई। बैंकॉक के उत्तरी इलाके के इस पब में रविवार देर रात सैकड़ों लोग पार्टी में मस्ती कर रहे थे। तभी स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं उठना शुरू हुआ। कुछ ही सेकंड में लाइट चली गई और तेज धमाके के साथ आग की लपटें बहने लगी। देखते देखते पूरा पब आग और जहरीले धुएं से भर गया। अचानक मची भगदड़ में हर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जान बचाने के लिए लोग टॉयलेट की ओर भागे। लोगों को लगा कि शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा, लेकिन वहाँ कोई एग्जिट नहीं था, बस था तो धुएं का गुबार। यही जगह लोगों के लिए मौत का कुआं बन गई। दम घुटने से कई लोग तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गए। रेस्क्यू टीम को सबसे ज्यादा लाशें इसी टॉयलेट के आसपास से मिली। अंदर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। टॉयलेट के अंदर और उसके बाहर कई शव पड़े थे। कई लोग एक दूसरे से लिपटे मिले। चश्मदीदों के मुताबिक रात के करीब 12 बजे अचानक स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से काला धुआं निकला। पल भर में म्यूजिक की जगह चीखों ने ले ली। पब के भीतर बारूद की तरह आग फैली और कुछ ही मिनटों में चारों तरफ सिर्फ मौत का तांडव दिखा। बैंकॉक के इस पब में लगी भीषण आग को करीब 35 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री खुद तड़के सुबह मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में जो सच सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस पब में सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। पब के भीतर पर्याप्त फायर एग्जिट थे ही नहीं और इसी लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। 4 दिग्गज टीमें अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन टॉप 4 में है। बुधवार यानी 15 जुलाई को पहला सेमीफाइनल मुकाबला किलियन एम्बापे की फ्रांस और लामीन यामाल की स्पेन के बीच होगा। फ्रांस के पास किलियन एम्बापे, माइकल ओलीसे और डिजीरे डुए जैसे स्टार खिलाड़ी है, जबकि स्पेन की उम्मीदें युवा स्टार लामीन यामाल और मिडफील्डर मिकेल मेरिनो पर टिकी होंगी। फ्रांस और स्पेन का मुकाबला रात 12:30 बजे होगा। दूसरे सेमीफाइनल मैच में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना और हैरी केन की इंग्लैंड आपस में भिड़ेंगी। दोनों देशों की राइवलरी काफी पुरानी है। अब मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरा खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा। यह मैच 16 जुलाई को रात 12:30 बजे होगा।